नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्स देख रहे हैं। रोज की तरह है आज अखबार की सुर्खियां कुछ पुरफुक करे और अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूं। आज 11 जनवरी है, दिन शनिवार। पहले कुछ देश विदेश की खबरों से ही आज चर्चा की शुरुआत करूं और तब फिर अपने प्रदेश बिहार की खास खबरों की चर्चा करें। इसलिए आज अखबार की सुर्खियां हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक हंस मनी केस में आरोपित है और न्यूयॉर्क की निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था और कल शनिवार को सजा सुनानी थी। तो फैसला आ गया। ट्रंप दोषी करार दिए गए ही थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें न कोई जेल भेजा और न जुर्माना किया, बिना शर्त बरी कर दिया। देखिए, अमेरिका की आन बान शान को कायम रखने के लिए निचली अदालत ने अदालत की भी गरिमा बरकरार रखी और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मान करके कल ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा भी कि एक असाधारण केस है। आखिर कारण क्या था? 10 दिन बाद ही 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। ये दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। चुनाव में क्या कुछ हुआ वो आप तो सभी जानते ही हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की महिला हैं, उनसे मुकाबला हुआ। अभी तो वहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन, पहले वही उम्मीदवार थे, लेकिन उम्र और सेहत के कारण चुनाव से हट गए और अपने उपराष्ट्रपति को कैंडिडेट बनाया। अब डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज, उनकी बोली शैली एक अपने ढंग की है। नेशन फर्स्ट उनका मुख्य मिशन है और इसी अंदाज में वो चुनाव लड़े और जीत गए। कहते तो लोग ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज, उनकी शैली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती जुलती है। कुछ हद तक लोग इसको इस रूप में भी देखते हैं कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत बैठती है। पिछले चुनाव में तो जब डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव था तो वहाँ मोदी मोदी के भी नारे लगे थे। मोदी से खास संबंध रहा है। तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद निश्चित रूप से देश दुनिया में कुछ बहुत बड़े बदलाव होंगे। रूस और यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, कोई 2 वर्ष से अधिक हो गए। और वहाँ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी डोनाल्ड ट्रंप की एक अलग केमिस्ट्री रही है। हालांकि नाटो देशों से यूक्रेन को समर्थन मिलने के कारण ये युद्ध लंबा खिंच गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब पदभार संभालेंगे तो निश्चित रूप से यूक्रेन को जो अमेरिका से मिल रही मदद और नाटो देश से मिल रही मदद में कुछ बदलाव के संकेत हैं। युद्ध समाप्त होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वहीं इजराइल से इस्लामिक कंट्रियों का संघर्ष तो बनने के पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने चेता दिया कि भाई इजरायली बंदियों की रिहाई करे हमास, और नहीं तो इल्ज़ाम भुगतने को तैयार हो। तो वहाँ भी कुछ बदलाव होगा। इसलिए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद देश दुनिया में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ये तो रही विदेश की चर्चा। अब कुछ देश की ही पहले चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव हो रहा है। 70 सीटों के लिए चुनाव होंगे और आप पार्टी चौथी बार सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है। अब वहाँ इस चुनाव में भाजपा के साथ कांग्रेस भी मुकाबले में है। तो चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। आप तो सभी 70 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा पिछले ही सप्ताह कर चुकी है, लेकिन बीजेपी की अभी पहली लिस्ट आई है 29 उम्मीदवारों की। आज दूसरी लिस्ट आने की उम्मीद है और कांग्रेस भी 48 सीटों के लिए उम्मीदवार की अभी घोषणा की है। अब कल 10 जनवरी से वहाँ अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब सभी दलों में जो अभी मुकाबला होगा तो इस बार कौन जीतेगा?
अभी तो कैंडिडेट आमने सामने बाकी है, लेकिन चुनावी गर्मी सड़क पर एकदम कहिए कि परवान चढ़ चुकी है। और उधर अरविंद केजरीवाल ने खास करके बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी वोटर बनाने की चर्चा करके एक अलग विवाद में फंस गए हैं। अब वो पूर्वांचल के वह अच्छे खासे वोटर हैं, कोई 1-1.5 करोड़ वोटर्स में यूपी और बिहार के वोटरों की संख्या बहुत अच्छी है। तो क्या होगा? बीजेपी और जदयू ने तो कल बाज़ाब्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और कहा कि बिहार और यूपी के लोग इस चुनाव में हिसाब किताब लेंगे अरविंद केजरीवाल से। अब वहीं एक और चर्चा आई कि जदयू वहाँ दिल्ली में इस बार भी कोई 4 से 6 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब बीजेपी से बातचीत हो रही है। पिछले चुनाव में तो 2 सीटें मिली थी जदयू को लड़ने के लिए, हालांकि कामयाबी नहीं मिली थी। इस चुनाव में तो 70 सीट में 62 सीट आप जीत गई थी, 8 सीट बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। अब इस चुनाव में अभी एक आपके लिए रोचक जानकारी है कि सट्टा बाजार का जो अनुमान है वो फिर यही है कि आपको सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन अब वो कद नहीं रहेगा। मतलब 62 सीट जीतने वाली आप की तुलना में इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में दिखेगी। लोकसभा के चुनाव में वही न हो गया, बीजेपी 4 सीटों के लिए 400 सीट के दावे के साथ चुनाव लड़ रही थी और अकेले बहुमत नहीं मिला, 240 सीटें मिली थी। तो इस बार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की स्थिति तो सुधरेगी। हालांकि बीजेपी तो इस बार सत्ता में आने की लालसा पाल के चुनाव लड़ रही है, लेकिन सट्टा बाजार का अनुमान है कि आपको 35 से 40 सीटें मिलेंगी और जदयू और कांग्रेस को फिर वही खाली हाथ मलने पड़ेंगे। ये अनुमान है, लेकिन देखिए अब तो अभी 5 फरवरी तक क्या वहाँ का फिजा बदलता है। हाँ, ये तो तय किया जा सकता है इस बार आपको कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक भ्रष्टाचार के अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ उसमें तो भ्रष्टाचार के ही खिलाफ थे और उसी आंदोलन की उपज वाले हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके जो और सभी दिग्गज हैं नेता और संजय सिंह। और तो अब देखिए कि आप पार्टी में मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल को जेल जानी पड़ी, अब तो जेल और बेल पर हैं। संजय सिंह उसी तरह से जेल के बाद बेल पर हैं। मनीष सिसोदिया जेल के बाद बेल पर हैं। सत्येंद्र जैन जेल के बाद बेल पर हैं। तो वो तो वहाँ इस तरह से भ्रष्टाचार के केस सब होते रहे और एक मुद्दा हो गया है इस चुनाव में भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उपजे नेता हैं, आज सब पर भ्रष्टाचार का ही दाग लगा हुआ है। अभी चुनाव में तो यही एक बड़ा मुद्दा होगा। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है इस बार आपके खिलाफ, लेकिन सत्ता गंवानी पड़ेगी। अभी ऐसा अनुमान सट्टा बाजार के अनुमान का नहीं है। तो एक ही चर्चा हुई दिल्ली की, अब कुछ बिहार की चर्चा करते हैं। कल आपसे मैंने चर्चा की थी कि अभी अभी अपडेट जानकारी दें कि बिहार में राजद के नेता, पूर्व मंत्री और विधायक आलोक मेहता के यहाँ ईडी की छापेमारी अभी चल रही है। कोई 17 या 19 ठिकानों पर पूरे दिन छापेमारी हुई। एक बैंक घोटाला से जुड़ा मामला था। आलोक मेहता के पिताजी तुलसीदास मेहता बिहार के ऊर्जा मंत्री थे और वैशाली जिले में उनकी का एक रसूख है। उसी रसूख के बल पर 35 साल पहले और उन्होंने वहाँ वैशाली शहरी कोऑपरेटिव बैंक बनाया था और उसका आरबीआई से अनुमति भी मिल गई थी बैंक चलाने की। बैंक चल रहा था, समझिए एक परिवार विशेष द्वारा संचालित बैंक था। तो उसमें पहले तुलसीदास मेहता चेयरमैन थे, फिर बाद में आलोक मेहता भी बने। अब तो उनका परिवार का उनका भतीजा अभी बैंक चला रहा है और उसी में बैंक में लोन के लोन का हेर फेर या फिर बैंक की राशि का गबन का ये सब कुछ केस कोई 80 करोड़ 85 करोड़ से अधिक का ये मामला है। हालांकि FIR में पहले तो आलोक मेहता का नाम नहीं देखने को मिला, लेकिन जांच में इनकी भी संलिप्तता आई कि इनके कार्यकाल में भी तो MP भी हुए थे ना और बिहार में मंत्री हुए। तो पूरे दिन एक हो गया कि अब राजद परिवार में
आलोक मेहता का भी नाम अब ये घोटाला से जुड़ गया। अब विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया राजद पर हमला करने का। पूरे दिन इसकी भी सियासत होती रही आलोक मेहता को लेकर के। तो ये खबर थी। कल उनसे बड़ी करीब पूछताछ भी हुई, ईडी वालों ने की। तो फिर छापेमारी में क्या कुछ मिला अभी उसका विवरण अभी ईडी ने नहीं दिया, लेकिन केस यही था। कल आपको एक और एडवांस खबर मैंने दी थी कि आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और उसमें क्या कुछ फैसला होना है। तो देखिए, कल की बैठक इन अर्थों में बड़ा महत्वपूर्ण रही। 55 एजेंडों पर कल सहमति मिली और उसमें एक प्रमुख एजेंडा ये था कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जाकर कुछ नई घोषणाएं की हैं, तो जिन योजनाओं की घोषणा की है उस सब को इसी चुनाव के पहले मूर्त रूप देने के लिए, साकार देने के लिए कोई 2960 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की है उसको तो अमली जामा पहनाना है। अब विपक्ष को ये भी मौका नहीं मिल जाए कि भाई मुख्यमंत्री तो जहाँ कहीं गए और लंबी चौड़ी घोषणा कर दिए और वो घोषणा लागू होने से रही, तो फिर कहा जाएगा कि ये जुमलेबाजी हुई, ये ढपरसंग की घोषणा कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक देख जनता को धोखा दे रहे हैं। तो जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ 500, 700, 1000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा भी करते हैं और उसके साथ फिर उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। आज दरभंगा जिले की यात्रा पर हैं मुख्यमंत्री। ये उनका दूसरे चरण की यात्रा है। आज दरभंगा, कल मधुबनी और फिर परसों समस्तीपुर जाने वाले हैं। तो ये दूसरे चरण की यात्रा के बाद फिर 17 जनवरी से तीसरे चरण की यात्रा होगी। तो कल के कैबिनेट की एक बड़ी खबर यही थी कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं के लिए राशि की स्वीकृति दी गई। और मुझे लगता है कि अब अगले महीने जो बजट सत्र होगा, तो बजट सत्र के बाद इन योजनाओं को फिर एक बार शिलान्यास के लिए समेकित रूप से, संभव हो कि मुख्यमंत्री पटना से ही सबको शिलान्यास कार्यक्रम करें और उसमें फिर शिलापट सब लगेगा। और चुनाव के पहले ये सारी योजनाएं कहीं निर्माणाधीन होगी तो कोई चुनाव की भी बाधा, जो नवंबर में चुनाव होगा, वो नहीं देखने को मिलेगा। कल बिहार से मुतल्लिक एक और बात सुनने को मिली। कल चिराग पासवान ने मीडिया से साफ साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव तो हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में लड़ ही रहे हैं, चुनाव बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अब तक जो मैं बराबर हमेशा कहता हूँ कि भाई अब चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ पहले अब नीतीश फर्स्ट करते रह रहा है। तो कल उन्होंने नीतीश फर्स्ट साफ तौर पर कह दिया कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसी आशय की बात कल केंद्रीय मंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने भी कही कि चुनाव बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। कहीं कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से भी यही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई एनडीए के नेता हैं नीतीश कुमार, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आगे मुख्यमंत्री वही बनेंगे, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। अब ये बात हम कहने के लिए हकदार नहीं है, मेरी सीमा है। मतलब फिर वही बात उन्होंने कह दी कि ये तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व न घोषणा करेगा। अब उससे है कि दो नेता तो हाँ कह दिए। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह की बात हुई तो उसको एक तरह से कहिए कि जब आपको टाल गए। तो कल ये भी अखबार की सुर्खियां हैं आज। तो एक चर्चा ये रही। अब कुछ और ख़ास कोई चर्चा जो अखबार की सुर्खियां हैं उसकी चर्चा कर दें। सब तो मोटा मोटी ये सारी बात मैंने कह दी। अब एक है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए हाईकोर्ट ने, जनस्वराज कल हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी और वो सुनवाई के लिए हाईकोर्ट तैयार हो गया है और 15 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी है। जनस्वराज के उपाध्यक्ष और पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट वैवी गिरी इस केस को देख रहे हैं। और उधर प्रशांत किशोर का अभी भी मेदांता में भर्ती है। अब तो उनकी इस हालत में सुधार है, बाढ़ में आ गए हैं, लेकिन उनका आमरण अनशन अभी भी जारी है। और जो मेरी सूचना है भरोसे की, वो ये है कि अब अस्पताल से निकलते ही उनका आमरण अनशन फिर कहीं किसी सार्वजनिक स्थल पर उसी ढंग से जारी रहने वाला है। और वो आज निकलें तो आज या कल या परसों।
लेकिन आमरण अनशन फिर बाहर होगा। और सरकार को, आपको याद होगा, जिस दिन आमरण अनशन पर गांधी मैदान में बैठे थे और पुलिस ने उनको पहले सुबह गिरफ्तारी दी थी, और कोई 15 घंटा जिस ढंग से पटना में सरकार के नाक के नीचे जो कुछ ड्रामा होता रहा, और पूरे दिन पुलिस घुमाती रही, और अंत में बिना शर्त उनकी रिहाई हो गई, तो प्रशांत किशोर का तो मनोबल हाई है। और कहिए वो भी जिद पर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बीपीएससी के 5 अभ्यर्थियों से कम मिल लें। 2 बार तो बीपीएससी के अभ्यर्थी मुख्य सचिव से मिले, और मुख्य सचिव ने भरोसा भी दिया था। अब मुझे भरोसे की जानकारी मिली कि मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को ये बात कही थी कि एक बार मिल लिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने मिलने की न सलाह दी। मतलब वो प्रशांत किशोर जहां अपनी जिद पर रहे हैं, और वहीं मुख्यमंत्री भी अपनी जिद पर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो की अच्छी जिद का ही न परिणाम है शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी। भले ही आज शराबबंदी की, मैं तो पूर्ण शराबबंदी का पक्षधर हूँ, लेकिन उसका जो हश्र हुआ है ना, वो बड़ा खौफनाक ही कहिए। आज कोई 20, 25, 30 हज़ार करोड़ का ये काला कारोबार बिहार में चल रहा है। जनवरी 2016 से ये शराबबंदी लागू हुई थी, तो शराबबंदी लागू है, लेकिन उसका हश्र तो ठीक नहीं है, लेकिन शराबबंदी है लागू। तो ये उनकी अच्छी, मुख्यमंत्री की अच्छी जीत का परिणाम है। अब तो लोग भी मानते हैं ना, एक परसेप्शन बना है कि मुख्यमंत्री किसी की सलाह पसंद नहीं करते हैं, और उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो जब तक हैं मुख्यमंत्री शराबबंदी लागू ही रहेगी, इसमें कोई छेड़छाड़, कोई रद्दोबदल और पुनर्विचार नहीं होगा। हालांकि जीतनराम मांझी तो हमेशा कहते रहे कि भैया शराबबंदी को समाप्त कीजिए, इससे गरीब गुरबा लोग ही ज़्यादा पीड़ित और प्रभावित हो रहे हैं, सज़ा उन्हीं को होती है। बड़े लोग तो, प्रभावशाली लोग तो रोज़ शराब पीते हैं, ये बात तो खुले तौर पर कहते रहे हैं, और कमोबेश ये बात अब सभी दूसरे लोग भी कहते हैं कि भाई शराबबंदी लागू हुई, और जो शराबबंदी को लागू करने वाली एजेंसियां हैं ना, अब उसकी मिली भगत कहिए, अब कारोबारी का धंधा, और फिर इसमें जो नेक्सस है, तो शराबबंदी रहते हुए तो शराब का कारोबार आए दिन रोज़ कहीं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 75 लाख की शराब की खेप पकड़ी जाती है। ये तो खबर रोज़ आती ही रहती है। लेकिन अब ये जो अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का ये आंदोलन है कि 70वीं पीटी को आप रद्द करके फिर से परीक्षा लीजिए, और बीपीएससी इसी 25 जनवरी से और 31 जनवरी तक रिजल्ट करके अप्रैल में फिर से परीक्षा लेने की तैयारी में लगा है, और इधर आंदोलन भी जारी है। तो क्या इसका परिणाम होता है वो देख लीजिए। प्रशांत किशोर का अनशन तो फिर अब आ रहे हैं, वो मैदान में फिर धरना पर बैठेंगे ही। तो कहे थे कि भाई गांधी मैदान से हमने शुरू किया है, और गांधी मैदान में ही इसका अंत होगा आंदोलन का। लेकिन गांधी मैदान में तो अब 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है, उसके लिए वहाँ सामान्य लोगों का प्रवेश निषेध हो गया है। तो कोई दूसरी जगह उनका आमरण अनशन जो जारी रखे हुए हैं अभी अस्पताल में, वो बाहर आकर करेंगे, तो फिर एक बार तनातनी बढ़ेगी। और फिर कुछ उधर 12 तारीख को पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान कर रखा है। पहले तो चक्का जाम किए थे, वो एक अलग हैं, राज्यपाल से भी मिल चुके हैं, और वाम दल खासकर माले तो इस आंदोलन में बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ है। और लेकिन पीके का सभी राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं कि भाई वो इस बीपीएससी आंदोलन को हवा देकर अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। वो इसके पीछे उनका ध्येय उद्देश्य कोई अभ्यर्थियों का हित नहीं है, ये कह रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कहाँ परवाह कर रहे हैं, उन्हें तो अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के केस को भी जनस्वराज ने एक अपना मुद्दा बनाकर, और इसको लड़ने के लिए सब कुछ जनस्वराज पार्टी कर ही रही है। तो ये सब कुछ खास खबरें थी जो आपसे मैंने चर्चा की। ये चर्चा कैसी लगी आप लाइक कीजिए, द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।